नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। ठीक, यूपी टेट के वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको दीर्घ स्वर संधि पर विस्तृत चर्चा की थी। दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताया था, उसका सूत्र बताया था और उसको हमने सूत्र को आपको सिद्ध करके, तोड़ करके उसको समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको इसके सारे आ ई उ री के सारे उदाहरण भी आपको बताए थे। ठीक है, और अब उसको हमने पहचानने का तरीका भी बता दिया था। ठीक है ना। अब उसके आगे जो है, आज हम एक दूसरी नई संधि आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। कौन सी संधि आज हम बताने जा रहे हैं आपको? गुण स्वर संधि। ठीक, अब आपको जानते हैं कि संस्कृत में हर चीज सूत्र से होता है। सूत्र आप समझ जाते हैं तो आपको नियम परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है, तो इसलिए हमने सूत्र आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। अब इस सूत्र को हम आपको समझाने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से, बारीकी से समझेंगे और यदि आप सूत्र समझ गए तो आपको परिभाषा नियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब सूत्र है हमारा क्या? आद गुणा। क्या सूत्र है? आद गुणा। ठीक, अब हम सबसे पहले इस संधि को शुरू करने से पहले हम आपको आद का मतलब बता दें। ये आद लिखा है ना हमने ब्लैक बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमारा निकलता है क्या? आत। ठीक है, इस सूत्र में द लिखा जरूर है मैंने, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं, इसका विग्रह करेंगे तो आत निकलता है। क्या निकलता है? आत। ठीक, अब हम आपको आत का मतलब बताते हैं। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए और ता का मतलब समझिए। हलंत युक्त ता, ये हमने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है? हलंत युक्त ता लिखा है। ठीक है, अब इस ता का मतलब क्या है या ये ता क्यों लगाया जाता है? ठीक है, तो हमेशा पहली चीज याद रखिए, जो हलंत युक्त ता है वो हमेशा स्वर के बाद लगाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि हलंत युक्त ता हमेशा स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, और ठीक है, अब क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि हलंत युक्त ता से पहले जो स्वर आ रहा है, तो स्वर के जिस भेद के बाद आएगा सिर्फ वही भेद ग्रहण किया जाएगा, अन्य भेद नहीं। तो परिभाषा के तौर पर यदि हम कहना चाहें कि हलंत युक्त ता क्यों लगाया जाता है, तो पहली चीज तो हलंत युक्त ता हमेशा स्वर के बाद लगाया जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, स्वर के अन्य प्रकारों का निषेध करने के लिए लगाया। अर्थात ठीक, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आ, ये हलंत युक्त ता हमने लिख दिया है फिर से, और इससे पहले हमने आ लगा दिया। क्या लिख दिया? आ। अब तो ये हलंत युक्त ता है, इससे पहले हमारा स्वर आया, आ स्वर है, तो अब हमने अत कह दिया। आ के बाद, छोटे आ के बाद हमने ता लगा दिया, तो इसका मतलब सिर्फ ह्रस्व, आ का ह्रस्व भेद ही लिया जाएगा। आ का दीर्घ और प्लुत भेद यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो ये हमेशा हलंत युक्त ता, याद रखिए, हमेशा स्वर के बाद लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है? कि स्वर के अन्य प्रभेदों का ग्रहण ना किया जाए। ठीक, इसे ठीक। अब जैसे मान लिया हमने बड़े आ के, दीर्घ आ के बाद ता लगाया, तो इसका मतलब सिर्फ दीर्घ आ ही लिया जाएगा। ठीक है, अब ह्रस्व आ और प्लुत आ नहीं ग्रहण किया जाएगा। तो हलंत युक्त ता हमेशा किसी भी स्वर के बाद लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है? तो स्वर के अन्य प्रभेदों का ग्रहण आप ना कर लें, इसी का उसका बाद करने के लिए लगाया जाता है। ये बात हमें कहां से पता चलती है? एक सूत्र है संस्कृत में, तपर तत्काल से। ठीक है, तो अब ये जो हलंत युक्त ता वाला जो हमने नियम अभी आपको बताया, ये हर जगह चलेगा। ठीक है, लेकिन गुण स्वर संधि एक ऐसी संधि है जहां पर इस नियम का बाध हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक, अर्थात कहने का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पर
दीर्घ आ के बाद का लगा हुआ है। ठीक, तो नियम के मुताबिक यहाँ पर आत का मतलब सिर्फ दीर्घ आ ही होना चाहिए, जो भी हमने सूत्र आपको तत्काल से बताया। लेकिन यहाँ पर उस नियम का बाद हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आ के बाद ता लगा जरूर है, दीर्घ आ के बाद हलिम ता लगा जरूर है, लेकिन यहाँ पर इसके सारे भेद लिए जाएंगे, आ वर्ण के सारे भेद लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वो नियम नहीं चलेगा, बाकी हर जगह वही नियम चलेगा। ठीक, तो यह अब सूत्र पर आ जाइए फिर से पुनः। अब आद, आद को हमने तोड़ा तो क्या निकला, आत। और तो अब ये हमारी हो गई पूर्व पद की स्थिति। ठीक, प्रथम पद की स्थिति हो गई। और उसके बाद जो गुणा है वो हमारी इक्वल वाली स्थिति होगी, बराबर वाली गुण। ठीक, ठीक है, तो अब हमारी स्थिति कैसे क्या बन रही है, कुछ इस प्रकार से बन रही है कि यदि आत माने आ वर्ण के पश्चात और गुण हो जाता है, अब किस स्थिति में होता है ये सूत्र में नहीं बताया गया। ठीक है, अच्छा, अब सूत्र में क्यों नहीं बताया गया ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए नहीं बताया गया कि आपको पता है कि ये गुण स्वर संधि है। ठीक है, और स्वर संधि में हमने, आप याद करिए, हमने सबसे पहले आपको इसकी बेसिक कंडीशन बताई थी, जो मूल स्थिति क्या बताई थी कि स्वर संधि में दोनों ही तरफ स्वर होंगे, दो स्वरों का मेल ही संधि कहलाता है। ठीक, तो अब आपको ये बात अंडरस्टूड है, पता है कि इधर आवरण है और चूंकि स्वर संधि चल रही है, गुण भी स्वर संधि में ही है, तो इधर भी स्वर ही होगा, ये बात पता है, इधर भी स्वर होगा, इधर भी स्वर होगा। ठीक, अच्छा, तो और दूसरी चीज स्वर तो होगा, ये बात समझ में आई। अब स्वर भी कैसा होगा, असमान होगा, अर्थात जो स्वर इधर है वो इधर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्वरों की जो समानता होती है वो सिर्फ दीर्घ स्वर संधि में ही होती है। हमने बताया था कि दीर्घ स्वर संधि में दोनों ही स्वर बदलने नहीं चाहिए, जो स्वर इधर है वही इधर होगा, अंत में दोनों का दीर्घ एकादेश हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि गुण स्वर संधि चल रही, यहाँ पर होना स्वर ही है, अन्य कुछ हो नहीं सकता, तो होगा स्वर ही। और कैसा होगा, असमान होगा, क्योंकि यदि स्वर समान हो गए तब तो दीर्घ में चला जाएगा, तो इसलिए अंडरस्टूड है कि यहाँ पर होगा स्वर ही और कैसा होगा, असमान होगा। ठीक, अर्थात ई, उ, री और ली। ठीक है, ठीक है, तो अब स्थिति हमारी कुछ इस प्रकार से बन रही कि आत माने यदि आवर्ण के पश्चात, ठीक, यदि आवर्ण के पश्चात ई, उ, री, ली आए। ठीक, ई, उ, री, ली आए तो दोनों के स्थान पर, इधर और इधर दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, गुण एकादेश। एकादेश का मतलब जो उधर होगा, जैसे आ और ई या आ उ या आ री या आ ली, तो गुण होगा और एक ही होगा, होगा एक ही स्वर, दो स्वर तो होंगे नहीं, इधर इधर भी एक ही होगा, इधर भी एक ही होगा, तो उसी को जो होगा ई उ री ली में से इधर आ ही होगा, पता है, अंडरस्टूड है। इधर इन चारों में से कोई एक ही होगा और इन चारों में से जो एक होगा तो उन्हीं में से एक का गुण आदेश हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक मिनट के लिए आप यहीं पर रुके रहें। अब हम आपको गुण का मतलब बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि परिभाषा में कहा है गुण एकादेश हो जाता है। ठीक, अब हम आपको गुण का मतलब बताते हैं, गुण का मतलब क्या होता है। ठीक, तो अब गुण भी एक पारिभाषिक शब्द है। क्या है, पारिभाषिक शब्द है। गुण का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो गुण का एक पारिभाषिक शब्द है, इसका सूत्र है अदेंग गुण। क्या मतलब सूत्र है इसका, अदेंग गुण। ठीक, अब इसको हम आपको समझाएंगे
समझाएंगे, सूत्र को समझाएंगे, अधीन गुणक का मतलब क्या होता है। तो अब अभी हमने जो आपको तबरह तत्कालस्य वाला नियम बताया, जिसको हम तोड़ेंगे। पहले सबसे पहले हम तोड़ेंगे इसको, तो अधीन है तो इसको हम तोड़ेंगे। आ और दा है, दा को तोड़ेंगे तो निकल जाएगा हमारा ता। क्या निकलेगा? ता निकलेगा हमारा। आ तो आ और ता, आ और ता, और ये ए और अंगा, ठीक। अर्थात अदेन को हमने तोड़ा तो क्या निकला? अत, अत, अत और एंग निकला, ठीक। और गुण अर्थात अत और एंग। तो अत अभी जो हमने तबरह तत्कालस्य वाला नियम बताया, ठीक है, कि ता लगा है और किससे पहले लगा? ह्रस्व आ के पहले। तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर ह्रस्व आ ही लिया जाएगा, इसका दीर्घ और प्लुत भेद नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अत का मतलब हो गया क्या? ह्रस्व आ। क्या हो गया? ह्रस्व आ। और एंग, एंग, एंग प्रत्याहार है, हमने आपको बताया था एंग। तो एंग को आप एंग प्रत्याहार में क्या कहेगा? ए और ओ, ठीक। ए आई ओनली ए ओंग, ए ओंग, ए से शुरू करिए, ए को लीजिए, ओ को लीजिए, अंगा को छोड़ दीजिए, तो बचा हमारा ए और ओ। तो इस प्रकार से ह्रस्व आ, ए और ओ, ये तीन स्वर गुण स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? गुण स्वर कहलाते। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस पर, ठीक। कि जैसे पूछ ले कि गुण स्वरों की संख्या है 3, 4, 8, 10, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप कितने पर टिक करेंगे? 3। गुण स्वरों की संख्या है कुल कितनी? 3, ठीक। कौन कौन से? ह्रस्व आ, ए और ओ, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद गुण स्वर है, 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है। आ दे दे, ठीक, और री दे दे, ठीक, ली दे दे, और मान लीजिए, ठीक, ऊ दे दे, ठीक है। तो इन चारों में से गुण स्वर हैं, तो आप किस पर टिक करेंगे? गुण स्वर कौन से हैं? आ, ई, न री है, न ली है, न ऊ है, ठीक। तो इस पे गुण स्वरों पे क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर बनते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, टेट में पूछे जाते हैं, सुपर टेट में पूछे जाते हैं, ठीक। तो गुण स्वरों की संख्या कुल है कितनी? 3। और गुण स्वर है कौन कौन से? आ, ए और ओ, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक ले सकता है, और 3 ऑप्शन कोई अदर दे सकता है। तो आप इन तीनों में से जो हो उसी पर टिक करेंगे। यदि इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो नन ऑफ दीस, अर्थात इनमें से कोई नहीं पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे गुण स्वर, ठीक। अब हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। अब कल के वीडियो में हम इस गुण संधि को और अच्छे से परिभाषित, अभी तो हमने सिर्फ अभी कंडीशन बताई दोनों तरफ की कि क्या मूल स्थितियां बनती हैं गुण स्वर में, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, अंत में क्या होता है, और अंत में जो गुण एकादेश होता है, गुण का हमने आपको मतलब बताया, एक पारिभाषिक शब्द है उसको हमने बताया। अब कल हम आपको गुण स्वर संधि पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक। हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक। और कोई दिक्कत हो आपको, जैसी भी ना, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहता है। आप लाइक करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट डालते हैं, जो भी आपको हमारी बात अच्छी लगती है या समझ में आती नहीं, तो उससे हमारा जो है, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, हमारा उत्साह बढ़ता है, ठीक है। तो अब आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम आपको इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे, उसको उदाहरण द्वारा आपको सिद्ध करके बताने का प्रयास है, ठीक। जय हिंद, जय भारत।